आप सुन रहे हैं उपन्यास चंद्रकांता संतति, भाग 5वां। इंद्रजीत सिंह ने दूसरे दिन पुनः नियत समय पर माधवी को जाने न दिया। आधी रात तक हंसी दिल लगी ही में कटी। इसके बाद दोनों अपने अपने पलंग पर सो रहे। कुमार को तो खुटका लगा ही हुआ था कि आज वह काली औरत आएगी, इसलिए उन्हें नींद न आई। बारीक चादर में मुंह ढांके पड़े रहे, मगर माधवी थोड़ी ही देर में सो गई। वह काली औरत भी अपने मौके पर आ पहुंची। पहले तो उसने दरवाजे पर खड़े होकर झांका। जब सन्नाटा मालूम हुआ, अंदर चली आई और दरवाजा धीरे से बंद कर लिया। इंद्रजीत सिंह उठ बैठे, उससे अपने मुंह पर उंगली रख चुप रहने का इशारा किया और माधवी के पास पहुंचकर उसे देखा। मालूम हुआ कि वे अच्छी तरह सो रहे हैं। काली औरत ने अपने बटुए में से बेहोशी की बुकनी निकाली और धीरे से माधवी को सुंघा दिया। थोड़ी देर तक खड़ी रहने के बाद माधवी की नब्ज देखी। जब विश्वास हो गया कि वे बेहोश हो गई, तब उसके आंचल से ताली खोल ली और अलमारी में से सुरंग जिस राह से माधवी आती जाती थी, उसकी ताली निकालकर मोम पर उसका सांचा लिया और फिर उसी तरह ताली अलमारी में रखकर ताला बंद करके अलमारी की ताली पुनः माधवी के आंचल में बांधकर इंद्रजीत सिंह के पास आकर बोली, मैं सांचा ले चुकी हूँ, अब जाती हूँ, कल दूसरी ताली बना कर लाऊंगी। तो माधवी को रात भर इसी तरह बेहोश पड़ी रहने दो, आज वे अपने ठिकाने न जा सके, इसलिए सवेरे देखना कैसा घबराती है। सुबह को कुछ दिन चढ़े माधवी की आंख खुली, घबराकर उठ बैठी। उसने अपने दिल का भाव बहुत कुछ छिपाया, मगर उसके चेहरे पर बदहवासी बनी रही, जिससे इंद्रजीत सिंह समझ गए कि रात इसकी आंख नहीं खुली और रोज की जगह पर नहीं जा सकी। इसका इसे बहुत रंज है। दूसरे दिन आधी रात बीतने पर इंद्रजीत सिंह को सोता समझ माधवी अपने पलंग पर से उठी। क्षमादान बुझाकर अलमारी में से ताली निकाली और कमरे के बाहर हो उसी कोठरी के पास पहुंची। ताला खोल अंदर गई और भीतर से ताला बंद कर लिया। इंद्रजीत सिंह भी छिपे हुए माधवी के साथ ही साथ कमरे के बाहर निकले थे। जब वे कोठरी के अंदर चली गई तो ये इधर उधर देखने लगे। उस काली औरत को भी पास ही मौजूद पाया। माधवी के जाने के आधी घड़ी बाद काली औरत ने उसी नई ताली से कोठरी का दरवाजा खोला जो बमौजीब सांचे के आस वह बनाकर लाई थी। इंद्रजीत सिंह को साथ ले अंदर जाकर फिर वह ताला बंद कर दिया। भीतर बिल्कुल अंधेरा था, इसलिए काली औरत को अपने बटुए से सामान निकाल मोमबत्ती जलानी पड़ी, जिससे मालूम हुआ कि इस छोटी सी कोठरी में केवल 20-25 सीढ़ियां नीचे उतरने के लिए बनी हैं। अगर बिना रोशनी किए ये दोनों आगे बढ़ते तो बेशक नीचे गिरकर अपने सिर, मुंह या पैर से हाथ धोते। दोनों नीचे उतरे। वहां एक बंद दरवाजा और मिला, वह भी उसी ताली से खुल गया। अब एक बहुत लंबी सुरंग में दूर तक जाने की नौबत पहुंची। गौर करने से साफ मालूम होता था कि यह सुरंग पहाड़ी के नीचे नीचे तैयार की गई है, क्योंकि चारों तरफ सिवाय पत्थर के ईंट चूना लकड़ी दिखाई नहीं पड़ती थी। ये सुरंग अंदाज में 200 गज लंबी होगी। इसे तय करने के बाद फिर बंद दरवाजा मिला। उसे खोलने पर यहाँ भी ऊपर चढ़ने के लिए वैसे ही सीढ़ियां मिली जैसे शुरू में पहली कोठरी खोलने पर मिली थी। काली औरत समझ गई कि अब यह सुरंग खत्म हो गई और इस कोठरी का दरवाजा खुलने से हम लोग जरूर किसी मकान या कमरे में पहुंचेंगे। इसलिए उसने कोठरी को अच्छी तरह देखभाल कर मोमबत्ती गुल कर दी। हम ऊपर सुना आए हैं और फिर याद दिलाते हैं कि सुरंग में जितने दरवाजे हैं सभी में इसी किस्म के ताले लगे हैं, जिनमें बाहर भीतर दोनों तरफ से चाबी लगती है। इस हिसाब से ताला लगाने का सुराग इस पार से उस पार तक ठहरा। अगर दरवाजे के उस तरफ अंधेरा ना हो तो सुराग में आंख डालकर उधर की चीज बखूबी देखने में आ सकती है। जब काली औरत मोमबत्ती गुल कर चुकी तो उसी ताले के सुराग से आती हुई एक बारीक रोशनी कोठरी के अंदर मालूम पड़ी। उस अय्यार ने सुराग में आग लगाकर देखा। एक बहुत बड़ा आलीशान कमरा बड़े तकल्लुफ से सजा हुआ नजर पड़ा। उसी कमरे में बेशकीमती मसहरी पर एक अधेड़ आदमी के पास बैठी कुछ बातचीत और हंसी दिल लगी करती हुई माधवी भी दिखाई पड़ी। विश्वास हो गया कि इसी से मिलने के लिए माधवी रोज आया करती है। इस मर्द में किसी तरह की खूबसूरती नहीं थी जिस पर माधवी ना मालूम इसकी किस खूबी पर जी जान से मर रही थी, और यहाँ आने में अगर इंद्रजीत सिंह विघन डालते थे तो क्यों इतना परेशान हो जाती थी। उस काली औरत ने इंद्रजीत सिंह को भी उधर का हाल देखने के लिए कहा। कुमार बहुत देर तक देखते रहे। उन दोनों में क्या बातचीत हो रही थी सो तो मालूम न हुआ, मगर उनके हाव भाव में मोहब्बत की निशानी पाई जाती थी। थोड़ी देर के बाद दोनों पलंग पर सो रहे।
उसी समय कुंवर इंद्रजीत सिंह ने चाहा कि ताला खोलकर उस कमरे में पहुंचे और दोनों नालायकों को कुछ सजा दे, मगर काली औरत ने ऐसा करने से उन्हें रोका और कहा, खबरदार, ऐसा इरादा भी नहीं करना, नहीं तो हमारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा और बड़े बड़े हौसलों के पहाड़ मिट्टी में मिल जाएंगे। बस इस समय सिवाय वापस चलने के और कुछ मुनासिब नहीं है। काली औरत ने जो कुछ कहा, लाचार इंद्रजीत सिंह को मानना और वहां से लौटना ही पड़ा। उसी तरह ताला खोलते और बंद करते बराबर चले आए और उस कमरे के दरवाजे पर पहुंचे जिसमें इंद्रजीत सिंह सोया करते थे। कमरे में अंदर ना जाकर काली औरत इंद्रजीत सिंह को मैदान में ले गई और नहर के किनारे एक पत्थर की चट्टान पर बैठने के बाद दोनों में यूं बातचीत होने लगी। इंद्र, तुमने इस कमरे में जाने से व्यर्थ ही मुझे रोक दिया। औरत, ऐसा करने से क्या फायदा होता? ये कोई गरीब कंगाल का घर नहीं है, बल्कि ऐसे की अमलदारी है जिसके यहाँ हजारों बहादुर और एक से एक लड़ाके मौजूद हैं। क्या बिना गिरफ्तार हुए तुम निकल जाते? कभी नहीं। तुम्हारा ये सोचना भी ठीक है नहीं कि जिस राह से मैं आती जाती हूँ उसी राह से तुम भी इस सरजमी के बाहर हो जाओगे, क्योंकि वह राह सिर्फ हम ही लोगों के आने जाने लायक है। तुम उससे किसी तरह नहीं जा सकते। फिर जानबूझकर अपने को आफत में फंसाना कौन सी बुद्धिमानी है? इंदर, क्या जिस राह से तुम आती जाती हो उससे मैं नहीं जा सकता? औरत, कभी नहीं, इसका ख्याल भी नहीं करना। इंदर, सो क्यों? इसका सबब भी जल्दी ही मालूम हो जाएगा। इंदर, खैर तो अब क्या करना चाहिए? औरत, अब तुम्हें सब्र करके 10-15 दिन और इसी जगह रहना मुनासिब है। अब मैं किस तरह उस बदकारा के साथ रह सकूंगा? औरत, जिस तरह भी हो सके। इंदर, खैर फिर इसके बाद क्या होगा? औरत, इसके बाद ये होगा कि तुम सहज ही में न सिर्फ इस खो के बाहर ही हो जाओगे, बल्कि एकदम से यहाँ का राज्य भी तुम्हारे कब्जे में आ जाएगा। इंदर, क्या ये कोई राजा था जिसके पास माधवी बैठी थी? नहीं, ये राज माधवी का है और वह उसका दीवान था। माधवी। इंदर, माधवी तो अपने राज्य का कुछ भी नहीं देखती। औरत, अगर वह इस लायक होती तो दीवान की खुशामद क्यों करती? इंदर, इस हिसाब से तो दीवान ही को राजा कहना चाहिए। औरत, बेशक। इंदर, खैर अब तुम क्या करोगी? औरत, इसके बताने की भी अभी कोई जरूरत नहीं। 10-12 दिन बाद मैं तुमसे मिलूंगी और जो कुछ इतने दिनों में कर सकूंगी उसका हाल कहूंगी। बस मैं जाती हूँ। दिल को जिस तरह हो सके संभालो और माधवी पर किसी तरह ये मत जाहिर होने दो उसका भेद तुम पर खुल गया है या तुम उससे कुछ रंज हो। इसके बाद देखना कि इतना बड़ा राज्य कैसे सहज ही में हाथ लगता है, जिसका मिलना हजारों सिर कटने पर भी मुश्किल है। इंदर, खैर ये तमाशा भी जरूर ही देखने लायक होगा। औरत, अगर बन पड़ा तो इस वादे के बीच में 1-2 दफे आकर तुम्हारी सुध ले जाऊंगी। इंदर, जहां तक हो सके जरूर आना। इसके बाद वह काली औरत चली गई और इंद्रजीत सिंह अपने कमरे में आकर सो रहे। श्रोतागण समझते होंगे कि इस काली औरत या इंद्रजीत सिंह ने जो कुछ किया या कहा सुना किसी को मालूम नहीं हुआ, मगर नहीं, वह भेद उसी वक्त खुल गया और काली औरत के काम में बाधा डालने वाला भी कोई पैदा हो गया, बल्कि उसने उसी वक्त से छिपे छिपे अपनी कार्रवाई भी शुरू कर दी, जिसका हाल माधवी को मालूम नहीं हो सका। अब इस जगह थोड़ा सा हाल इस राज्य का और साथ इस माधवी का भी लिख देना जरूरी है। किशोरी की माँ अर्थात शिवदत्त की रानी 2 बहनें थीं। एक जिसका नाम कलावती था, शिवदत्त के साथ ब्याही थी, और दूसरी मायावती गया के राजा चंद्रदत्त से ब्याही थी। इसी मायावती की लड़की ये माधवी थी, जिसका हाल हम ऊपर लिखे आए हैं। माधवी को 2 वर्ष की छोड़कर उसकी माँ मर गई थी, मगर माधवी का बाप चंद्रदत्त होशियार होने पर माधवी को गद्दी देकर मरा था। अब आप समझ गए होंगे कि माधवी और किशोरी दोनों आपस में मौसेरी बहनें थी। माधवी का बाप चंद्रदत्त बहुत ही शौकीन और अय्याश आदमी था। अपनी रानी को जान से ज्यादा मानता था। खास राजधानी गया जी छोड़कर प्राय राजगृह में रहा करता था, जो गया से 2 मंजिल पर एक बड़ा भारी मशहूर तीर्थ है। ये दिलचस्प और खुशनुमा पहाड़ी उसे कुछ ऐसी भाई कि साल में 10 महीने इसी जगह पर रहा करता। एक आलीशान मकान भी बनवा लिया। ये खुशनुमा और दिलचस्प जमीन, जिसमें कुमार इंद्रजीत सिंह बेबस पड़े हैं, कुदरती तौर पर पहले ही की बनी हुई थी, मगर इसमें आने जाने का रास्ता और ये मकान चंद्रदत्त ही ने बनवाया था। माधवी के माँ बाप दोनों ही शौकीन थे। माधवी को अच्छी शिक्षा देने का उन लोगों को जरा भी ध्यान नहीं था। वे दिन रात लाड प्यार ही में पला करती थी और एक खूबसूरत और चंचल दाई की गोद में रहकर अच्छी बातों के बदले हाव भाव ही सीखने में खुश रहती थी। इसी सबब से इसका मिजाज लड़कपन ही से खराब हो रहा था।
बच्चों की तालीम पर यदि उनके माँ बाप ध्यान ना दे सके तो मुनासिब है कि उन्हें किसी ज्यादा उम्र वाली और नेक चलन दाई की गोद में दे दे। मगर माधवी के माँ बाप को इसका कुछ भी ख्याल न था और आखिर इसका नतीजा बहुत ही बुरा निकला। माधवी के समय में इस राज्य में 3 आदमी मुखिया थे, बल्कि यूं कहना चाहिए कि इस राज्य का आनंद ये तीनों ले रहे थे और तीनों दोस्त एक दिल हो रहे थे। इनमें से एक तो दीवान अग्निदत्त था, दूसरा कुबेर सिंह सेनापति और तीसरा धर्म सिंह जो शहर की कोतवाली करता था। अब हम अपने किस्से की तरफ झुकते हैं और सलाह पर पहुंचते हैं, जिसमें एक नौजवान औरत को पकड़ने के लिए योगनी और वंचरी कूदी थी। आज इस सलाह पर हम अपने कई अय्यारों को देखते हैं जो आपस में बातचीत और सलाह करके कोई भारी आफत मचाने की तरकीब जमा रहे हैं। पंडित बद्रीनाथ, भैरव सिंह और तारा सिंह तालाब के ऊपर पत्थर के चबूतरे पर बैठे यूं बातचीत कर रहे हैं। भैरव, कुमार को वहां से निकाल के ले आना तो कोई बड़ी बात नहीं है। तारा, मगर उन्हें भी तो कुछ सजा देनी चाहिए जिनकी बदौलत कुमार इतने दिनों से तकलीफ उठा रहे हैं। भैरव, जरूर, बिना सजा दिए जी कब मानेगा। बद्री, जहां तक हम समझते हैं कल वाली राय बहुत ही अच्छी है। भैरव, उससे बढ़कर कोई राय नहीं हो सकती। ये लोग भी क्या कहेंगे कि किसी से काम पड़ा था। बद्री, यहाँ तो बस ललिता और तिलोत्तमा ही शैतानी की जड़ है। सुनते हैं उनकी अय्यारी भी बहुत बड़ी चढ़ी है। तारा, पहले उन्हीं दोनों की खबर ली जाएगी। भैरव, नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। उन्हें गिरफ्तार किए बिना ही हमारा काम चल जाएगा। व्यर्थ कई दिन तक बर्बाद करने का मौका नहीं है। तारा, हाँ ये ठीक है, हमें उनकी इतनी जरूरत भी नहीं है। और क्या ठिकाना, जब तक हम लोग अपना काम करें तब तक वे चाची के फंदे में आ फंसे। भैरव, बेशक ऐसा ही होगा, क्योंकि उन्होंने कहा भी था कि तुम लोग इस काम को करो, तब तक बन पड़ेगा तो मैं ललिता और तिलोत्तमा को भी फांस लूंगी। बद्री, खैर जो होगा देखा जाएगा। अब हम लोग अपने काम में क्यों देर कर रहे हैं। भैरव, देर की जरूरत क्या है, उठिए। हाँ, पहले अपना अपना शिकार बांट लीजिए। बद्री, दीवान साहब को मेरे लिए छोड़िए। भैरव, हाँ आपका वजन बराबर है। अच्छा, मैं सेनापति की खबर लूंगा। तारा, तो वह चांडाल कोतवाल मेरे बांटे पर पड़ा। खैर यही सही। भैरव, अच्छा अब यहाँ से चलो। ये तीनों अय्यार वहां से उठे ही थे कि दाहिनी तरफ से छींक की आवाज आई। बद्री, धत तेरी की, क्या तेरे छींकने का कोई दूसरा समय नहीं था। तारा, क्या आप छींक से डर गए। बद्री, मैं छींक से नहीं डरा, मगर छींकने वाले से जी खटकता है। भैरव, हमारे काम में विघ्न पड़ता दिखाई देता है। बद्री, इस दुष्ट को पकड़ना चाहिए। बेशक ये चुपके चुपके हमारी बातें सुनता रहा। तारा, छींक नहीं, बदमाशी है। बद्रीनाथ ने इधर उधर बहुत ढूंढा, मगर छींकने वाला का पता नहीं लगा। लाचार तरदुद ही में तीनों वहां से रवाना हुए। पहला भाग समाप्त। चंद्रकांता संतति का पहला भाग समाप्त।